हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमति इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए रहेगी जो 2021 की परीक्षाएं देने वाले हैं या जो अभी अभी जिन्होंने 11वीं पास करके जो अभी अभी 12th क्लास में आए हैं, राइट। क्योंकि आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर हमारा कोर्स स्टार्ट कर दीजिए, फिर से स्टार्ट कर दीजिए। जो 11वीं क्लास के स्टूडेंट थे वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हमारा इंटर का नया बैच स्टार्ट कर दीजिए। तो ये इंटर का नया बैच रहेगा, स्पेशली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जो, देखिएगा पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जो 2021 की परीक्षाएं देंगे उनके लिए तो खास इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि हम जून तक ये पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का पूरा कोर्स कंप्लीट करा देंगे जून तक, जून के लास्ट तक, ठीक है। चलिएगा, तो 2021 में तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन जो अभी अभी बच्चे जो 11th क्लास को पास करके अभी किस में आए, 12th में आए हैं, मतलब ये जो 12th वाले बच्चे ये 2022 में अपना पेपर देंगे 12th का, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि वो अब से कॉपी पेंसिल लेकर बैठना और सारे नोट्स बनाते रहना, और सारे नोट्स मैं आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड करूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं इसी चैप्टर के या फिजिक्स के ही करूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फार्मूला और प्रैक्टिस सेट, ठीक है, डेली प्रैक्टिस सेट और आपका मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा, राइट। तो वीडियो को पूरा देखा करना, लाइक वाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दे करना, राइट। तो आपको, आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे उससे कहीं ज़्यादा मैं आपके लिए वीडियोस, आपके लिए नोट्स, आपके लिए पीडीएफ वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता रहूँगा, राइट। चलिएगा, तो स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक क्या, हमारा इंटर का जो फिजिक्स है उसका पहला चैप्टर, जिसका नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ओके, तो सभी बच्चे याद रखना, अभी आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, तो वो सारा कुछ कराएंगे हम जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 2022 तक आएगा, जो 21 में आएगा, जो 22 में भी आएगा, वो सारा कुछ कराएंगे, राइट। चलिएगा, तो पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, पहले हमने पढ़ाया था हिंदी में, लेकिन अभी क्या है, बच्चों की डिमांड थी कि सर थोड़ा सा इंग्लिश में भी बताते रहना, तो मैं इंग्लिश में भी आपको बताता रहूँगा। तो इस चैप्टर का इंग्लिश में नाम बनता है वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, क्षेत्र को बोलते हैं हम फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके, तो ये बन गया इसका वो इंग्लिश में नाम। सबसे पहले हम वैद्युत आवेश क्या पढ़ रहे हैं, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, राइट। तो हम सबसे पहले तो नॉर्मली मैं आपसे ये पूछने लगूं, कोई भी पूछ सकता है ना आपसे, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो कि भाई व्हाट इज द फिजिक्स, कि हमको यही बता भाई कि भौतिक विज्ञान है क्या। कोई आपसे पूछ रहा है कि भाई भौतिक विज्ञान बताओ, तो आप क्या कहोगे। नॉर्मली देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये मेरा मार्कर है, मार्कर बोर्ड पर चल रहा है, तो मार्कर का बोर्ड पर चलना, ये पंखा चल रहा है, पंखा के चलना, सूरज निकल रहा है, सूरज ढल रहा है, आंधी का चलना, तूफान का आना, ठीक है। तो ये सारी घटनाएं हो रही हैं प्रकृति में, तो इन सभी घटनाओं का एक सिस्टमिक तरीके से अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान है। समझ में आई बात। तो भौतिक विज्ञान क्या है, ये कूलर का चलना, पंखे का चलना, मार्कर का चलना, लाइट का जलना, सूर्य का निकलना, सूर्य का ढलना, ये सभी घटनाओं का सिस्टमिक रूप से अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। यानी कि अब आप एक स्टैंडर्ड परिभाषा लिख दीजिए कि प्रकृति में या पूरे ब्रह्मांड में होने वाली किसी भी घटना का अध्ययन करना, विश्लेषण करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। खत्म कहानी। चलिएगा, या और कुछ और भी किताबें कुछ इस तरीके से लिखती हैं कि किसी पदार्थ के द्रव्य तथा ऊर्जा के आपस में संबंधों का अध्ययन करना भौतिक विज्ञान कहलाती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य तथा ऊर्जा के संबंधों का अध्ययन करते हैं, या द्रव्य तथा ऊर्जा के विभिन्न रूपों का अध्ययन करते हैं, उनके संबंधों का अध्ययन करते हैं, ऐसे भी बोल सकते हो, आपकी इच्छा है। तो समझ में आ गया। या तो आप प्रकृति की प्रत्येक घटना का अध्ययन करना बोल सकते हो, या बोल सकते हो द्रव्य तथा
ऊर्जा, ठीक है, के रूपों का अध्ययन करना, इनके आपस में संबंधों का अध्ययन करना, ये आपकी भौतिक विज्ञान है। ओके, भौतिक विज्ञान समझ में आ गया। अब सीधे सीधे हम आते हैं इस पर, ठीक है। ये जो आपका वैद्युत आवेश एवं जो क्षेत्र है, ये बेसिक तौर पर एक भौतिक विज्ञान, यानी कि जो आपकी भौतिकी है, भौतिकी की एक शाखा है आपका स्थिर वैद्युतिकी। क्या? स्थिर वैद्युतिकी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये क्या होती है? भौतिक विज्ञान यानी भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश, क्या? स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, उसको हम स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं। क्या बोला? स्थिर आवेश का अध्ययन करना। बस सिंपल सी बात ये है। तो ये सारी डेफिनेशन आपको नोट्सों में मिल जाएंगी, बस समझते रहो यहाँ पर। या आप लिखना चाहो तो कॉपी को लिख सकते हो, कॉपी पर वीडियो को पीछे करना, जो मैं बोल रहा हूं उनको भी आप लिख सकते हो। तो नॉर्मली क्या है स्थिर वैद्युतिकी? क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, या स्थिर आवेश का अध्ययन या स्थिर आवेश के विभिन्न रूपों का अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। चलिएगा, अब हमारा सीधे सीधे बात आती है, जैसे कि चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, तो अब हमारा टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है आपका इंटर लेवल का, कि व्हाट इज द आवेश। आवेश क्या है? अब आ जाते हैं हम आवेश की ओर। आवेश पढ़ेंगे यानी कि चार्ज, वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें पहले से पता होनी चाहिए। आवेश के इतिहास के बारे में थोड़ा सा नॉर्मली जानकारी देते हैं हम। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ईसा मसीह के जन्म। देखो, ईसा मसीह का जन्म कहाँ से आ गया इस वाली बीच में आवेश के में? क्या ईसा मसीह का जन्म होता है वहाँ पर हम सन को 0 काउंट करते हैं, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद की, जैसे कि अब 2021 चल रही है, तो ये है ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, यानी कि 2021 वर्ष बाद, ठीक है। तो अब उससे पहले के समय को हम काउंट करते हैं कि 600 वर्ष पूर्व, 600 वर्ष ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व का मतलब ये है कि ईसा मसीह के 600 वर्ष पूर्व की बात चल रही है, राइट। तो यहाँ से 0, ईसा मसीह का जन्म यहाँ पे हुआ है, वहाँ पर 0 मानते हैं, तो उससे ईसा पूर्व मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की बात चल रही है, तो 600 वर्ष पूर्व। तो हम आते हैं यहाँ पर ईसा मसीह के 600 वर्ष ईसा पूर्व। 600 वर्ष ईसा पूर्व का मतलब है कि 600 वर्ष पूर्व, ईसा मसीह के 600 वर्ष पूर्व की बात चल रही है। तो वहाँ पर एक ग्रीक देश के एक महान दार्शनिक हुआ करते थे, ग्रीक देश के एक महान दार्शनिक जिनका नाम था थेल्स। क्या नाम था? थेल्स। और थेल्स ने क्या देखा? सबसे पहले थेल्स ने बताया था आकर्षण और आवेश की जो उत्पत्ति के बारे में, ठीक है ना। लेकिन किताबों में क्या लिखते थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो उनके बारे में भी आएंगे, लेकिन फिलहाल समझो जरा थेल्स ने क्या बताया था। तो ये थेल्स कहाँ के थे? ग्रीक के थे, और ग्रीक देश के थे, जहाँ पर इनका ये क्या थे? महान दार्शनिक थे। इन्होंने बताया कि जो अंबर है, अंबर एक पदार्थ है, कि अंबर को हम फलालेन, ये फलालेन भी एक प्रकार का पदार्थ है, या ऊनी कपड़ा भी एक प्रकार का पदार्थ है। तो अंबर को फलालेन से रगड़ दें या ऊनी कपड़े से रगड़े जाने पर, अंबर को फलालेन या ऊनी कपड़े से रगड़े जाने पर, या तो फलालेन से रगड़ दो या ऊनी कपड़े से रगड़ दो, तो ये कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को, धूल के टुकड़ों को, तिनके को, और जैसे कि पंख होते हैं छोटे छोटे बाल, इनको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जैसे कि आपने देखा होगा बचपन में, ऐसे रगड़े जाने पर कागज के छोटे छोटे टुकड़े लेकर आते हैं तो इस पर चिपक जाते हैं, धूल चिपक जाती है। तो मतलब क्या है कि ये अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो ये बात किसने बताई थी? थेल्स ने बताई थी। तब तक नहीं पता था किसी को कि ऐसा होता है, ठीक है, या होता होगा, लेकिन किसी ने इन चीज़ों पर विचार नहीं किया था। तो ये थेल्स ने विचार किया कि ये केवल
तब होता है ऐसा जब अंबर के पदार्थ को फलालेन से रगड़ दें या ऊनी कपड़े से रगड़ दें, तो ये जो अंबर की जो छड़ है ये कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, धूल के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर देती है, तिनकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। राइट, ये बात बता के उन्होंने छोड़ दी। 2000 वर्षों तक, लगभग 2000 सालों तक या 2000 वर्षों तक इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन उसके बाद 2000 वर्ष बाद इंग्लैंड के वैज्ञानिक, इंग्लैंड के काफ़ी मशहूर वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट। तो डॉक्टर गिलबर्ट ने इस बात को अध्ययन किया और फिर बाद में इन्होंने पता लगाया कि ये केवल अंबर के साथ ही नहीं होता, ऐसा अंबर की छड़ ही नहीं करती। मतलब कि थेल्स ने क्या बताया था, केवल अंबर की छड़ ऐसा करती है कि उसको फलाने या ऊनी कपड़े से रगड़ दें तो ये अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। तो गिलबर्ट ने बताया था कि ये अंबर की छड़ के साथ ही नहीं होता, ऐसे बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनको एक दूसरे पदार्थ से रगड़ेंगे तो वो छोटे छोटे धूल के कणों को, कागज के कणों को, तिनकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। राइट, तो ऐसे बहुत से पदार्थ हैं। तो ये किसने बताया? गिलबर्ट ने बताया। लेकिन जो अंबर है, अंबर क्योंकि सबसे पहले अंबर के बारे में पता चला था इसीलिए, और अंबर को ही ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं हम? अंबर को ग्रीक भाषा में कहते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो अंबर को ही ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से लिखा जाता है। राइट, तो इसीलिए जो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को, यानी कि ये अंबर फलालेन से रगड़ने पर अब कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो इसी गुण को, आकर्षित करने के इसी गुण को क्या बोला था? इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोला था? इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि अंबर को इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन कहते हैं तो इसीलिए इसी का नाम बनाया था इलेक्ट्रिसिटी। क्या बना था? इलेक्ट्रिसिटी। इसी का नाम बनाया था इलेक्ट्रिसिटी, जिसका हिंदी में रूपांतरण होता है वैद्युत की। समझ में आ गई बात? तो इसी चीज को, यानी कि जब किसी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ से रगड़े जाने पर वह छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, तो हम उस गुण को या उस ऊर्जा को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और इसका हिंदी में रूपांतरण होता है वैद्युत की। तो वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर, देख ध्यान समझो परिभाषा क्या बननी है, वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर या कोई पदार्थ, धूल के कण, कागज के कण या छोटे छोटे हल्के कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, उसी गुण को या उसी ऊर्जा को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है, तो इसको मैं एक बार लिख देता हूँ जल्दी से। पहले तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको लिख। अब समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी जैसा कि अभी अभी बताया था आपको कि अंबर और भी बहुत सारे पदार्थ हैं जो एक दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, तो इसी गुण को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी का ही हिंदी में रूपांतरण होता है वैद्युत की। तो इसलिए परिभाषा लिख दी है, वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर अथवा अन्य पदार्थों में, अंबर या अंबर जैसे और भी बहुत सारे पदार्थ हैं जिनमें हल्के कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। अंबर अथवा अन्य पदार्थों में हल्के कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसी गुण को हम क्या कहते हैं? उसी चीज को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। राइट, उसे गुण को या उसी ऊर्जा को या उसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक ऊर्जा होती है जिसके द्वारा अंबर अथवा अंबर जैसे बहुत सारे पदार्थ छोटे छोटे हल्के कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। राइट, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब आप
समझ चुके हैं क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो छोटे छोटे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है, राइट। तो ये है, इसी का हिंदी में रूपांतरण होता है वैद्युतिकी। ओके, समझ में आ गया। चलिएगा, अब ये कुछ नोट लिखे हैं मैंने, नोट, इस परिभाषा को लिख लेना। चलिए, नोट क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी का गुण प्राप्त करने वाली वस्तुओं को, यानी कि जो वस्तु, जैसे कि ये है, इसने इलेक्ट्रिसिटी का गुण प्राप्त कर लिया, अर्थात इसने ये किसी दूसरी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये वैद्युतमय हो गई है। क्या हो गई है? वैद्युतमय। वैद्युतमय का मतलब क्या होता है? आवेशित होना। तो मतलब क्या है? जो वस्तुएं इलेक्ट्रिसिटी का गुण प्राप्त कर लेती हैं उनको हम बोलते हैं कि वो वस्तुएं वैद्युतमय हो गई, अर्थात वह वस्तुएं आवेशित हो गई। तो आवेशित का मतलब क्या होता है? वैद्युतमय होना। वैद्युतमय होने का मतलब क्या है? कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का गुण उत्पन्न होना। तो जो वस्तु आवेशित होगी उसका मतलब क्या है? कि वो अपने आप में आकर्षित करने लगेगी छोटे छोटे कणों को, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का गुण उत्पन्न हो जाएगा, तभी उस पर आवेश आएगा, राइट। चलिएगा, आवेश के बारे में अभी जिक्र करेंगे पूरा बिल्कुल जीरो लेवल से। तो ये समझ में आ गया पॉइंट। अब इस प्रकार की जो वैद्युतिकी होती है, कौन से प्रकार की? ये वाली जो वैद्युतिकी होती है ये परस्पर रगड़ने से उत्पन्न होती है। परस्पर रगड़ने से उत्पन्न होगी भाई, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ेंगे तभी तो। जैसे कि हमने बताया था, अंबर को किससे रगड़ा था? अंबर को रगड़ा था हमने किससे? आपका अभी ऊन के कपड़े से रगड़ दो, या फिर आप अभी एक पदार्थ बताया था फलालेन, ठीक है, क्या बताया था? फलालेन, ठीक है, इससे रगड़ दो, तभी तो इस पर ये छोटे छोटे धूल के कणों को या कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये रगड़ने से उत्पन्न होता है, और रगड़ने से क्या होता है? घर्षण। तो इसीलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? इसको घर्षण वैद्युतिकी भी कहते हैं। घर्षण वैद्युतिकी क्यों कहते हैं? क्योंकि यह परस्पर रगड़ने से उत्पन्न होती है। समझ में आ गई बात? परस्पर रगड़ने से, क्योंकि इस प्रकार की जो वैद्युतिकी होती है परस्पर रगड़ने से उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि अंबर को फलालेन से रगड़ दें या ऊनी कपड़े से रगड़ दें, तो अंबर की जो छड़ है वो छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगती है। तो ये आकर्षित कब करेगी? जब इसको रगड़ा जाएगा। रगड़ने का मतलब क्या है? कि उस पर घर्षण। तो कभी कभी देखा होगा तुमने कि जब बादल चमकता है तो बिजली चमकती है तो कुछ बच्चे उसको प्रकाश बोलते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं, तो वो वास्तव में प्रकाश नहीं होता, वो इलेक्ट्रिसिटी होती है। क्यों? जो बादल आपस में अपने आप में बादल जब रगड़ते हैं ना, बादल रगड़ते हैं, तो उनके रगड़ने से, यानी कि उनके घर्षण के कारण वो उत्पन्न होती है। इसीलिए तुमने देखा होगा जब भी कभी वो चमकती है तो उसके साथ में एक साउंड भी कड़कड़ाहट का दिखाई देता है। तो वास्तव में वो क्या है? एक प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी है, एक प्रकार की वो क्या है? आपकी वैद्युतिकी है, राइट। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे कि उसमें कितना करंट होता है, क्या होता है, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे, राइट। फिलहाल अभी समझो जरा, तो वो नॉर्मली किससे उत्पन्न होती है? घर्षण के कारण, ठीक है। चलिएगा, यह वैद्युतिकी क्या होती है? वस्तुओं पर स्थिर रहती है यह वैद्युतिकी, क्योंकि ये वस्तुओं आवेश पर गति तो करेगी नहीं। मान लीजिए इस पर मैं रगड़ दूं तो इस पर जो उत्पन्न होगी इलेक्ट्रिसिटी वो स्थिर रहेगी, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं? ये गति नहीं करती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, समझ में आ गई बात? स्थिर वैद्युतिकी क्या है? तो अब इन पॉइंटों को आप लिख लेना। अब नॉर्मली स्थिर वैद्युतिकी, तो अब उसका अध्ययन, यानी स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है, अब उसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो पहले बताई थी वो यहाँ से परिभाषा बनेगी, फिर उसके बाद में आवेश पर आएंगे। तो आवेश पढ़ने से पहले इतनी चीज़ किसी ने भी नहीं बताई होंगे, पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी चेक कर लेना आप, राइट। एकदम जेन्युइन जानकारी, एकदम ऐसी जानकारी जो आपको सटीक और कहीं पर भी नहीं मिलेगी, जो यहाँ पर मिलेगी। चलिए, इतना आप इसको लिख लीजिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपने स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा पर। स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा क्या है ये देखिएगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, स्थिर वैद्युत विज्ञान या स्थिर वैद्युतिकी। क्या बताया था? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करना जिन पर आवेश की मात्रा कैसी रहती है? स्थिर, यानी कि आवेश गति ना करे। सपोज दैट मेरे पास ये वस्तु है, ये मार्कर है और इस पर आवेश रखा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए इस पर 2 कूलाम प्लस का चार्ज है।
और वो स्थिर है, मूव नहीं कर रहा है, गति नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसका जो अध्ययन करूंगा मैं इस मार्कर का, तो वो स्थिर वैद्युत विज्ञान बनेगी, यानी स्थिर वैद्युतिकी बनेगी। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है, जिन पर आवेश गति नहीं करता है, उनको हम बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी या स्थिर वैद्युत विज्ञान। लिखा हुआ है भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है, जिन पर आवेश कैसा रहता है? स्थिर रहता है, आवेश स्थिर रहता है, उनको हम बोलते हैं स्थिर वैद्युत विज्ञान या स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, चलिएगा इसी को बोलेंगे हम। यहां पे आप लिखना चाहो लिख सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट। अब आते हैं वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज पर। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? नॉर्मली देखिएगा, वैद्युत आवेश किसी द्रव्य यानी कोई भी द्रव्य ले लीजिए, यहां पर कोई भी पदार्थ बोल सकते हो, द्रव्य की जगह पर कोई भी पदार्थ का यूज भी कर सकते हो, यानी कोई भी पदार्थ या कोई भी द्रव्य। वैद्युत आवेश किसी भी द्रव का एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण वह वैद्युत प्रभाव या वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करता है, या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, या वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है, राइट। तो मतलब क्या है कि किसी पदार्थ का, जैसे सपोज दैट ये मेरे पास पदार्थ है, तो इसका एक ऐसा गुण जिसके कारण यह चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने लगे, जिसके कारण ये वैद्युत गुण प्रदर्शित करने लगे, या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने लगे, या वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने लगे, तो उसी गुण को हम बोलेंगे वैद्युत आवेश। तो अपने आप में वैद्युत आवेश क्या होता है? एक प्रकार का ऐसा गुण होता है किसी वस्तु में कि जिस वस्तु पर आवेश उत्पन्न हो जाता है तो वो वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने लगता है, या वह चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने लगेगा, राइट। वैद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव किस तरीके से उत्पन्न करेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल ये समझिएगा, वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण होता है जिसके कारण वह का मतलब जिसके कारण वह पदार्थ वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है अथवा उनका अनुभव करता है। या तो वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करेगा या वैद्युत प्रभाव का अनुभव करेगा, या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा या चुंबकीय प्रभाव का यानी अनुभव करेगा, राइट। ये चीज है, तो ये चीज समझ में आ गई। अब ये उत्पन्न कैसे करता है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो आवेश जो होता है वो किस तरीके से चुंबकीय प्रभाव और वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है। हालांकि ये आगे चल के पढ़ोगे आप, चैप्टर में आएगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं और ये उत्पन्न कैसे होगा, ठीक है। आवेश के बारे में कि ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ये किसने बताया था, कब बताया था, वो सारा कुछ बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको 3 चीजें नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिएगा। क्या लिखना है कि जो आवेश होता है, आवेश वैद्युत प्रभाव कब उत्पन्न करेगा? यदि स्थिर आवेश है, आवेश कैसा है? स्थिर है, तो स्थिर आवेश केवल क्या उत्पन्न करता है? स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल वैद्युत क्षेत्र। और यदि आवेश गतिमान है, गतिमान आवेश, गतिमान आवेश 2 चीजें उत्पन्न करता है। क्या चीज? यदि गतिमान होने की भी 2 कंडीशन है, या तो वो समान वेग से गति करे, यानी कि समान वेग से गतिमान, मतलब क्या है? v बराबर उसका कांस्टेंट है, वेग यदि उसका कांस्टेंट है। यदि कोई आवेश गति कर रहा है और गति भी कैसे कर रहा है? कांस्टेंट वेग से गति कर रहा है, तो जब वो कांस्टेंट वेग से गति करेगा तो तब वह वैद्युत क्षेत्र के साथ, वैद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। समझ में आ गई बात? यदि कोई आवेश स्थिर है, जो गति नहीं कर रहा है, यानी कि यहां पर क्या है? v
v इज इक्वल टू 0, उसका क्या है, वेग 0 है, राइट। जब उसका वेग 0 है तो वो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा क्योंकि वो स्थिर है। और यदि वो गति कर रहा है, गति करने की भी दो कंडीशन होंगी, या तो वो कांस्टेंट वेग से गति करेगा, यानी कि समान वेग से गति करता रहेगा, एक निश्चित वेग से गति कर रहा है, तो वो वैद्युत क्षेत्र के साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। और यदि वो असमान वेग से, यानी कि उसके वेग में क्या है, त्वरण उत्पन्न हो रहा है, यानी कि वे उसका वेग लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी कि वो असमान वेग से, असमान वेग से गतिमान है, अर्थात v नॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी उसके वेग में क्या है, उसके वेग में त्वरण है। त्वरण का मतलब क्या है, लगातार अभी 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा था, अब 10, 20, 30 इसी तरीके से लगातार उसका वेग बढ़ता जा रहा है। तब क्या होगा, तब वो वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र प्लस वैद्युत चुंबकीय तरंगें, वैद्युत चुंबकीय, जिनको बोले ना वैद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्सर्जित करता है। ये दिखाई दे रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। ओके, दिखाई दे रहा है। तो वो क्या करेगा, वैद्युत चुंबकीय तरंगें, यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्सर्जित करता है। तो ये याद रखना कि ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, कि जब यदि आवेश आपका स्थिर है तो वो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और यदि वो समान गति कर रहा है तो गति करने की भी दो कंडीशन है। यदि वो समान वेग से गति कर रहा है तो वो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। और यदि वो असमान वेग से, यानी कि उसका वेग कांस्टेंट नहीं है, उसका वेग लगातार बढ़ रहा है, उसके वेग में त्वरण है, तो वो वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ वैद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्सर्जित करता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगें भी अपने आप से निकालता है, अपने आप से ऊर्जा का निष्कासन भी करता है, राइट। चलिए, ये हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहां से आगे आपका आता है कि जो आवेश है वो पॉजिटिव नेगेटिव की कैसे पता चली और किसने बताई थी, तो और उसका क्या हुआ, किस तरीके से हमारा पता चली कि आवेश पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। तो उसके बारे में, आवेश के बारे में हम बात कर लेते हैं अब। चलिएगा, हुआ क्या कि भाई हमारे जो एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, 1750 ईस्वी की बात है, 1750 में ये थे अमेरिका के वैज्ञानिक, अमेरिका के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों को दो भागों में बांटा, ने आवेशों को क्या किया था, आवेशों को दो नाम दिए। क्या क्या, एक पहला धनावेश और दूसरा ऋण आवेश। इसको बोला पॉजिटिव चार्ज, इसको बोला नेगेटिव चार्ज। समझ में आई बात। तो ये बात किसने बताई थी, ये आपको पता रहना चाहिए। 1750 में बताई थी। कहाँ के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के। इनका नाम क्या था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने सबसे पहले आवेश को नाम दिया। ये अब ये पता कैसे चला था, आकर्षण जो आपका याद हो, तो जब उनको घिसते हैं तो घिसने के बाद आपको पता चला था कि ये आवेश पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये कैसे पता चला था, इसका देखिए। इन्होंने लैब में एक प्रयोग किया। लैब में प्रयोग कैसे किया कि इन्होंने एक कांच की छड़ ली,
कांच की छड़ को इस तरीके से क्या कर दिया, ये कांच की छड़ थी और इसको इस तरीके से रख दिया कांच की छड़ को, राइट। अब क्या किया, एक दूसरी कांच की छड़ ली और इनको घिस दिया। सपोज दैट किसी भी पदार्थ, रेशम से घिस दो, बिल्ली की खाल से घिस दो। तो सबसे पहले इसको रेशम के कपड़े से घिस दिया, रेशम से। रेशम से रगड़कर इस कांच की छड़ को एक धागे से, जैसे कि ये है, रेशम के कपड़े से रगड़ा और धागा बांधा और धागे से बांध के ऐसे लटका दिया। अब यहाँ पर एक दूसरी कांच की छड़ ली और दूसरी कांच की छड़ लेने के बाद उसको भी क्या किया, इस तरीके से, उसको भी, ये भी कांच की छड़ है, इसको भी रेशम से रगड़ा और लटका दिया। जैसे ही लटकाया तो ये दोनों आपस में क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। ये पॉजिटिवली कैसे चार्ज हुई इसका मतलब भी मैं बताऊंगा। और ये एक दूसरे को क्या करने लगी, प्रतिकर्षित करने लगी एक दूसरे को। इसके पास में जैसे ये लटकी हुई है, ये लटकी हुई है, इसके पास में ऐसे लटकी हुई है, ये दूसरी वाली लेकर आएंगे तो ये क्या करने लगी, जैसे इसके पास में लेकर आई, दूर दूर भागने लगी। दूर दूर भागने लगी का मतलब क्या है कि इनके बीच में प्रतिकर्षण का बल लगने लगा। ये दूर भागने लगी और ये भी दूर, ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया, ये दूर भागने लगी। तो मतलब क्या है कि इनके बीच में क्या लगा, प्रतिकर्षण का बल लगा। ओके, चलिएगा। अब दूसरी कंडीशन ऐसे ही लिया, एक और छड़ ली। अब यहां पे क्या है आपका, आबूनस की छड़ ली और ये भी ली एक आबूनस की छड़ और इसको बिल्ली की खाल से रगड़ दिया दोनों को। तो या फिर ऐसे समझो कांच की छड़ है और इसको बिल्ली की खाल से, बिल्ली की खाल से रगड़ा तो भी ये प्रतिकर्षित करने लगी। तो भी बिल्ली प्रतिकर्षित करने लगी। लेकिन जब इन्होंने देखा कि एक को इसको रेशम से रगड़ा और दूसरी को हमने किससे, बिल्ली की खाल से रगड़ा। तो इनके बीच में क्या लगा, आकर्षण। फिर ये दोनों एक दूसरे के पास में आने लगी। जब दोनों को लटका दिया ऐसे, इसको एक छड़ ली कांच की छड़, उसको रेशम से रगड़कर और धागे से बांध के लटका दिया। एक दूसरी कांच की छड़ ली, उसको बिल्ली की खाल से रगड़ा और ऐसे लटका दिया। दोनों को पास लेकर आए तो ये दोनों एक दूसरे के पास में आने लगी। जब दोनों पास में आने लगी तो इनके बीच में क्या लगा, आकर्षण का बल। तो इनसे पता चलता है कि जो आवेश है, यहां पर प्रतिकर्षण का लग रहा है, यहां पर प्रतिकर्षण का लग रहा है, लेकिन अलग अलग। तो इससे पता चलता है कि दो हम एक जैसे, देखना ये कांच की छड़ थी, रेशम से रगड़ा, कांच की छड़ रेशम से रगड़ा। तो मतलब एक जैसी चीजों में प्रतिकर्षित होना है, प्रतिकर्षित होते हैं। एक जैसी चीजों को एक जैसी चीज से रगड़ेंगे और उनको लटका देंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन जब अलग अलग छड़ को अलग अलग, मतलब छड़ तो वही है, कांच की छड़ है, लेकिन इसको रेशम के कपड़े से रगड़ा और इसको बिल्ली की खाल से रगड़ा तो उनको देखा कि उसमें आकर्षण हुआ। तो इससे पता चलता है कि आवेश कि जो वस्तुएं आवेशित होती हैं वो दो प्रकार से होती हैं, ठीक है। तो उनका दो भिन्न भिन्न आवेश होंगे, तो इसीलिए उनका नाम दिया गया, एक पर धनावेश, एक पर ऋणावेश। तो ये पता कैसे चलती है कि इस कांच की छड़ को रेशम से रगड़ेंगे तो धनावेश ही उत्पन्न होगा और कांच की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे तो इस पर ऋणावेश ही उत्पन्न होगा। तो इसके लिए क्या है कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको सिखाता हूं। तो ये लैब में तो इस तरीके से पता चला था, ठीक है। इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, केवल इतना ही काफ़ी है, राइट। चलिएगा, इसको मैं मिटा देता हूं। अब आते हैं कि इनको पता कैसे चला कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव उत्पन्न होगा, वो चीज़ समझ लो। उसके लिए तुम्हें एक छोटी सी लाइन याद करनी पड़ेगी, वो क्या है वो भी समझ लो।
अब आ जाते हैं, अब जानते हैं कि कौन सी छड़ को, किस पदार्थ को किससे रगड़ेंगे तो उस पर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। बहुत ही चुटकियों में याद हो जाएगा। देखिएगा, ये 12 चीज हैं, आपको याद कर लेनी है कि बिल्ली की खाल, फलानेल, कांच, रुई, छड़, रेशम, लकड़ी, धातुएं, रबड़, रेजिन, अंबर, गंधक, एबोनाइट। एबोनाइट को आबूनस बोलते हैं। कुछ कुछ किताबों में ये लिखा रहता है आबनूस, ठीक है, कहीं पर लिखा रहता है आबूनस, कहीं पर एबोनाइट, तो मतलब एक ही है, इसका समझ जाना, ठीक है, क्लियर है। तो इनको याद कर लीजिए, बिल्ली की खाल, फलानेल, कांच, रुई, रेशम, लकड़ी, धातुएं, रबड़, रेजिन, अंबर, गंधक, एबोनाइट। बिल्ली की खाल, फलानेल, कांच, रुई, रेशम, लकड़ी, धातुएं, रबड़, रेजिन, अंबर, गंधक, एबोनाइट। ये इससे क्या पता चलेगा आपको, देखिएगा, यदि इन वस्तुओं को इससे नीचे वाली वस्तु से रगड़ेंगे तो उस पर क्या आएगा, धनावेश उत्पन्न होगा, और यदि ऊपर वाली वस्तु से रगड़ेंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब ये कि देखिएगा, कांच की छड़ को आप रुई से रगड़ेंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, कांच की छड़ को लकड़ी से रगड़ेंगे तो कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कांच की छड़ को रबड़ से रगड़ेंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कांच की छड़ को रेजिन से रगड़ेंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन यदि मैं इस, ऐसे समझो, रेशम को बिल्ली की खाल से रगड़ूंगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, रेशम को मैं फलालेन से रगड़ूंगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, रेशम को मैं कांच से रगड़ूंगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, रेशम को मैं रुई से रगड़ूंगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब ये है कि कोई भी चीज को, ये अंबर है, अंबर ऐसा समझो, अंबर को रेजिन से रगड़ूंगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसी अंबर को यदि मैं गंधक से रगड़ने लगूं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब समझ गए होंगे, ऊपर वाली वस्तु को नीचे वाली वस्तु से रगड़ा जाएगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यदि ऊपर वाली वस्तु से रगड़ाएंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे ये धातुएं हैं, इस धातु को रबड़ से रगड़ूंगा तो नीचे वाली से रगड़ा जा रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और सिंपल सी बात है, रबड़ है तो धातु से रगड़ी जाएगी तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये नीचे से ऊपर वाली पर रगड़ा जा रहा है। तो वैसे नॉर्मली एक चीज याद रखो कि इनमें से कोई भी चीज को नीचे वाले से रगड़ेंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ऊपर वाली से रगड़ेंगे तो उस पर नेगेटिव। जैसे अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अंबर को कांच से रगड़ूंगा तो क्या होगा, अंबर को कांच से रगड़ने पर, अब देखो जरा, ये अंबर है, अंबर को कहां पर रगड़ रहे हैं हम, कांच ये रहा ऊपर, तो ऊपर जाने पर क्या आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और जब इस पर नेगेटिव आएगा तो सिंपल सी बात है, कांच पर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और वैसे भी आपको पता है, देखना जरा, इन दोनों को रगड़ रहे हैं हम, कांच और अंबर को रगड़ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, जब कांच किससे रगड़ा जा रहा है, नीचे वाली वस्तु से, जब कांच नीचे वाली वस्तु से रगड़ा जाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव आ गया, और नीचे वाली चीज अंबर ऊपर वाली चीज से रगड़ा जा रहा है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। समझ में आ गई, सिंपल सही बातें हैं, ठीक है। तो इसीलिए अब आप लोगों को कमेंट करना है, एक मैं आपसे पूछ ले रहा हूं, लकड़ी या समझो रुई और गंधक, रुई और गंधक को आपस में रगड़ा जाएगा तो रुई पर कैसा चार्ज आएगा और गंधक पर कैसा आएगा, ये बताना है आपको कमेंट करके। ये तो समझ में आ गया होगा एकदम बेहतरीन तरीके से, कौन सी चीज को किससे रगड़ेंगे। तो इस क्रम को याद कर लें, फलालेन को बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। फलालेन को यदि कांच से रगड़ेंगे तो फलालेन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि नीचे वाली चीज से रगड़ेंगे तो उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, ऊपर वाली से रगड़ेंगे तो नेगेटिव आता है, राइट। ये चीज होती है, लर्न हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ सिद्धांत हैं, कुछ नियम हैं, उनको पढ़ते हैं। अब आ जाते हैं आवेश की जांच, कि आवेश की जांच कैसे होती है। देखिएगा, आवेश की वास्तविक जांच वैद्युत प्रतिकर्षण, मतलब यह है कि जो आवेश की जो जांच होती है, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, आवेश की वास्तविक जांच वैद्युत प्रतिकर्षण के द्वारा होती है।
अब यदि कोई पूछ ले कि आकर्षण से नहीं होगी तो आप कह दोगे नहीं। तो ये प्रतिकर्षण से ही क्यों होती है, उसका कारण समझो जरा। जैसे सपोज दैट हमारे पास में एक वस्तु है और ये पॉजिटिवली चार्ज है और इसके पास ये मैं उदासीन वस्तु लेकर आऊंगा, तो क्या होगा कि उदासीन वस्तु लेकर आऊंगा तो इसके प्रेरण प्रभाव द्वारा इस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा और फिर इनके बीच में क्या लगेगा, आकर्षण बल लगने लगेगा। भाई सिंपल सी बात है, जब ये वस्तु है, ये कोई वस्तु है और इसके पास एक दूसरी वस्तु लेकर आए उदासीन, लेकिन प्रेरण प्रभाव द्वारा पहले इस पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। जब ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। और यदि इस पॉजिटिवली चार्ज वस्तु के पास एक नेगेटिव चार्ज वस्तु लेकर आएंगे तो ये अपने आप में आकर्षण तो लगाएगा, ये तो फिर भी आकर्षण लगाएगा। तो इसीलिए हमको आकर्षण बल से पता नहीं चल पाती है कि वस्तु उदासीन है या नेगेटिव चार्ज है। भाई आप देखना जरा, उदासीन है तब भी आकर्षण लग रहा है और जब नेगेटिव चार्ज वाली वस्तु लेकर आए तो भी आकर्षण लग रहा है। तो हम निर्धारित नहीं कर पाते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज वाली वस्तु के पास हम उदासीन वस्तु लेकर आए थे या नेगेटिव वस्तु लेकर आए थे। लेकिन जब हमारे पास ये पॉजिटिव वस्तु है और इसके पास पॉजिटिव वस्तु लेकर आएंगे तो इनके बीच में प्रतिकर्षण लगेगा, और यदि नेगेटिव के पास में नेगेटिव लेकर आएंगे तो इनके बीच में प्रतिकर्षण लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि जब प्रतिकर्षण बल लगेगा तो हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस वस्तु के जो पास वाली वस्तु आई है तो उन दोनों वस्तुओं पर आवेश की मात्रा समान है, उन दोनों वस्तुओं पर आवेश की जो प्रकृति है वो समान है, क्योंकि पॉजिटिव के बीच में प्रतिकर्षण लगता है, नेगेटिव के बीच में प्रतिकर्षण लगता है। लेकिन जब आकर्षण लगेगा तब निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि उदासीन वस्तु लेकर आते हैं, किसी पॉजिटिव वस्तु के पास उदासीन वस्तु लेकर आएंगे तो भी आकर्षण लगेगा, और पॉजिटिव वस्तु के पास नेगेटिव लेकर आएंगे तो भी इस पर आकर्षण लगेगा। और यदि ये नेगेटिव वस्तु है और नेगेटिव वस्तु के पास उदासीन वस्तु लेकर आएंगे तो भी उसके बीच में आकर्षण लगता है, क्योंकि प्रेरण प्रभाव द्वारा इस पर पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा थोड़ा सा और इसके बीच में आकर्षण लगने लगेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमको जब आवेश की वास्तविक जांच की जाती है तो हम वो वैद्युत प्रतिकर्षण के द्वारा ही की जाती है, आकर्षण से जांच नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हम निर्धारित नहीं कर पाते हैं कि वस्तु जो आई है वो उदासीन है या वो वस्तु पहले से ही विपरीत चार्ज वाली है। भाई यहाँ पर विपरीत चार्ज है लेकिन यहाँ पर उदासीन लेकर आए थे, लेकिन उस पर विपरीत चार्ज प्रेरण द्वारा उत्पन्न हो गया, तो मतलब क्या है, फिर भी आकर्षण लगेगा। तो हम निर्धारित नहीं कर पाते कि वस्तु आई जो लेकर आए थे दूसरी वस्तु, उस पर पॉजिटिव चार्ज था या नेगेटिव चार्ज था। लेकिन जब पॉजिटिव होता है तो ये कन्फर्म है कि दोनों वस्तुओं पर समान प्रकृति का चार्ज है। नेगेटिव है तो मतलब प्रतिकर्षण, मतलब दो वस्तुओं के बीच में प्रतिकर्षण लगेगा, तो हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इन दोनों वस्तुओं पर जो आवेश है वो एक जैसी प्रकृति का है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। लेकिन जब इनके बीच में आकर्षण लगेगा तो हम बता नहीं सकते कि किस पर पॉजिटिव है और किस पर नेगेटिव है। ठीक है, तो आकर्षण लग रहा है, उदासीन थी या नेगेटिव थी ये पता नहीं कर पाते हैं, इसलिए तो ये हो गया। अब आपके आवेश का जो है अब टॉपिक बचता है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आवेश संरक्षण का नियम, आवेश की किस तरीके से उत्पन्न होता है, तो वो समझ लो पहले। तो चलो ये छोटा सा टॉपिक रह जाएंगे तो उनको हम कल कराएंगे, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबा ना हो, लंबा हो जाता है तो फिर आप देखते भी नहीं हो। चलिए अब आपसे कोई पूछ ले कि आवेशन की विधियां,
तो किसी वस्तु को जो आवेश किया जाता है, आवेशन की विधियां, आवेश किन किन विधियों के द्वारा कर सकते हैं किसी वस्तु को। तो सबसे पहला आवेश की विधि है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा समझ रहे हो, रगड़ कर किसी वस्तु को एक दूसरी वस्तु से रगड़ेंगे तो उस पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर आ जाता है आपका एक है चालन द्वारा आवेशन। चालन समझ रहे हो, किसी एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु को एक चालक तार से जोड़ देंगे। जैसे कि ये एक वस्तु है और ये एक वस्तु है, इसको एक चालक तार से जोड़ देंगे तो उच्च विभव वाली वस्तु से, यानी जिस पर ज़्यादा आवेश है उससे आवेश कम आवेश वाली वस्तु की ओर जाने लगेगा, जब तक जाएगा जब तक दोनों पर आवेश बराबर ना हो जाए। तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेश। प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है कि किसी एक वस्तु को, ये मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज है और इस पर हम क्या करेंगे, ये एक वस्तु है और ये एक दूसरी वस्तु है, ये दोनों रखी हुई हैं। अब इस पर हम क्या करें कि हमने क्या किया, इस पर एक पॉजिटिवली हमने इसको चार्ज दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। सपोज दैट कि यहाँ पर इस पर पॉजिटिव उत्पन्न हो गया, तो उतना ही दूसरी वस्तु पर उतना ही विपरीत प्रकृति का आवेश उस पर उत्पन्न हो जाएगा प्रेरण द्वारा। ठीक है, इसको टच नहीं कर रहा लेकिन फिर भी इस पर आवेश उत्पन्न हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम प्रेरण प्रभाव। तो प्रेरण प्रभाव द्वारा आवेशन हो जाता है, तो इसको बोलेंगे इस पर इंडक्शन के द्वारा हमारा आवेशन हो जाता है बिना टच करे ही। इसको हमने किसी बाहरी स्रोत द्वारा आवेश दिया पॉजिटिवली तो उसके विपरीत चार्ज उत्पन्न हो जाता है। राइट, आगे पढ़ोगे, जो 11th क्लास करके अभी आए हैं 12th में, तो आगे काफ़ी चैप्टर्स हैं जिसके बारे में बिल्कुल डिस्कस करेंगे पूरा खोल के, एकदम बोले ना अपर लेवल की बातें, बिल्कुल एकदम बाल की खाल निकालेंगे इसमें भी। तो ये दोनों आवेश समझ में आ गए होंगे। चालन का मतलब क्या होता है, किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु को एक चालक तार से जोड़ दें तो ये हो जाएगा चालन। और घर्षण तो समझ ही रहे हो कि एक वस्तु को घिस दिया, जैसे ये घिस दिया और ये आकर्षित करने लगे तो वो घर्षण है। प्रेरण समझ में आ गया। प्रेरण क्या होता है कि हम किसी दो वस्तुओं को पास पास रखकर किसी एक वस्तु को हम आवेश दें तो दूसरी वस्तु पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा अपने आप, उस घटना को हम बोलते हैं प्रेरण। तो प्रेरण समझ में आ गया। तो ये आवेशन की विधियां होती हैं, इनके द्वारा हम आवेशन कर सकते हैं। राइट, अब आता है आपका आवेश का सिद्धांत। चलो वो फिर मैं कल कराऊंगा, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करते हैं। अब कल का जो टॉपिक रहेगा, कल की जो वीडियो का जो टॉपिक है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। कल का जो टॉपिक आपके चलेंगे ये हैं, ये कल टॉपिक चलने वाले हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। फिर दूसरा चलेगा आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तीसरा आपका आवेश का क्वांटीकरण, फिर आवेश का योज्यता, और फिर परावैद्युत पदार्थ, और इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स वगैरह कराएंगे। तो वो कल की वीडियो में कराएंगे क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करते हैं। इसी वीडियो को बार बार देखना और इसमें जितने भी पॉइंट हैं उनको क्लियर कर लेना, और कल बड़ी वीडियो बनाएंगे। राइट, तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे एक खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।